स्वागत है आप सभी का इस नई दिल को छू लेने वाली कहानी में। हमारी आज की कहानी है माँ की चुप्पी। यह कहानी उन सभी माताओं को समर्पित है जिन्होंने चुपचाप बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए लगा दी, जिनकी खुशी परिवार की खुशी में थी और जिनके दर्द को कभी किसी ने नहीं समझा। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा नहीं जो रात का होता है, वो अंधेरा था जो सुबह होने से पहले आता है, जब दुनिया सोई होती है लेकिन एक माँ की आंखें खुल जाती हैं। सुनीता ने करवट बदली। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। पति रमेश बगल में सोए थे, खर्राटे नहीं ले रहे थे, बस गहरी नींद में थे। उनका चेहरा शांत था। सुनीता ने उन्हें देखा, फिर धीरे से उठी। घुटनों में दर्द था, कमर में भी, लेकिन वो रोज़ का दर्द था, वो दर्द जिसे वो अब महसूस भी नहीं करती थी। रसोई में जाकर उसने लाइट जलाई। ट्यूबलाइट के सफ़ेद रोशनी ने छोटी सी रसोई को रोशन कर दिया। गैस का चूल्हा, 2 बर्तनों की अलमारी, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले 20 सालों से था। उसने पानी गर्म किया, चाय बनाने के लिए नहीं, पहले खुद के लिए। गुनगुना पानी। उसने एक गिलास पिया। धीरे धीरे। खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा था। चाय बनाते समय उसने अपने हाथों को देखा। झुर्रियाँ पड़ गई थी, उंगलियाँ थोड़ी मोटी हो गई थी, नाखून छोटे थे, कटे हुए। कभी मेहंदी नहीं लगाई थी इन हाथों में, कभी सोचा नहीं था कि ज़रूरत है भी। चाय की खुशबू फैल गई। अदरक, इलायची, थोड़ी तुलसी। वो रोज़ ऐसे ही बनाती थी। रमेश को पसंद थी, बेटे आदित्य को भी। बेटी पूजा को दूध ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो भी चाय पी लेती थी। सुनीता ने एक कप में चाय डाली और बरामदे में आकर बैठ गई। प्लास्टिक की कुर्सी थी, पुरानी, लेकिन उसकी जगह थी। रोज़ सुबह यहीं बैठती थी वो, अकेली, बस 10 मिनट के लिए। सड़क पर कोई नहीं था, बस एक कुत्ता दिखा दूर, वो भी किसी को ढूंढ रहा था शायद। सुनीता ने चाय का घूंट लिया। गर्म थी, जीभ जल गई थोड़ी, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, आज शनिवार है, आदित्य ऑफिस जाएगा, पूजा कॉलेज, रमेश दुकान पर, और मैं यहीं रहूँगी जैसे रोज़ रहती हूँ। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके मन में कुछ भारी था। कल रात आदित्य ने क्या कहा था, वो याद आ रहा था बार बार। माँ, तुम हर बात में टोकती हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, बस इतना ही। लेकिन उसकी आवाज़ में जो कड़वाहट थी, वो सुनीता के सीने में अटक गई थी। उसने चाय ख़त्म की, कप रखा और रसोई में वापस आ गई। अब बाकी लोगों की चाय बनानी थी। 6 बजे के बाद घर में आवाज़ें आने लगी। पहले रमेश उठे, वो सीधे बाथरूम गए, नहाने नहीं, बस मुंह धोने। फिर बरामदे में आकर खड़े हो गए। उन्होंने सुनीता को देखा। चाय बनी? हाँ, अभी लाती हूँ। सुनीता ने चाय का कप उन्हें दिया। रमेश ने बिना कुछ कहे ले लिया। वो अखबार पढ़ने लगे। सुनीता वापस रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा उठी। उसकी उम्र 19 साल थी। बीकॉम की छात्रा। लंबे बाल थे जो सोकर उठने के बाद बिखरे हुए थे। उसने आंखें मलते हुए रसोई में झांका। माँ, मेरे लिए पराठे बना दो ना, आज क्लास में टेस्ट है। ठीक है, नहा लो पहले। हाँ हाँ। पूजा चली गई। सुनीता ने आटे की लोई बनानी शुरू की। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। आदित्य सबसे आखिर में उठा, 7 बजे के करीब। वो 24 साल का था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी भी, लेकिन वो हमेशा थका हुआ रहता था या फिर चिड़चिड़ा। उसने रसोई में आकर सीधे फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली, पी ली, फिर माँ को देखा। गुड मॉर्निंग बेटा, चाय पियोगे? नहीं, मुझे जल्दी निकलना है। खाना तो खा लो। नहीं माँ, ऑफिस में खा लूँगा। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। आदित्य अपने कमरे में चला गया। नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे थे, रमेश, पूजा और सुनीता। आदित्य नहीं था, वो तैयार होकर निकलने वाला था। पूजा ने पराठा खाया। उसने माँ से कहा, माँ, आज मीरा के घर जाना है शाम को, उसका बर्थडे है। कितने बजे आओगी? 8 बजे तक। ठीक है, लेकिन अकेली मत आना, किसी के साथ आना। हाँ माँ। पूजा ने आंखें घुमाई। वो हमेशा यही कहती थी,
रमेश अखबार पढ़ते हुए बोले, सुनीता, आज शाम को मुझे दुकान पर थोड़ा लेट हो जाएगा, स्टॉक आ रहा है। ठीक है, खाना बना के रख दूंगी। हाँ। आदित्य बाहर आया, शर्ट पैंट में, बाल सेट किए हुए। उसने बैग उठाया। मैं चलता हूँ, सुनीता ने कहा। बेटा, कुछ तो खा लो। माँ, मैंने कहा ना, मुझे देर हो रही है। आदित्य का स्वर तीखा था। सुनीता चुप हो गई। आदित्य चला गया। पूजा ने माँ को देखा, फिर चुपचाप खाना खाने लगी। रमेश अखबार पढ़ते रहे। सुनीता ने अपनी प्लेट उठाई और रसोई में चली गई। 10 बजे के बाद घर में सन्नाटा हो गया। सब चले गए थे। सुनीता अकेली थी। उसने बर्तन धोए, कपड़े धोए, फर्श पोंछा, फिर थोड़ी देर बैठ गई। कमर में दर्द था। उसने एक गोली खाई, दर्द की। डॉक्टर ने कहा था आपको आराम करना चाहिए, लेकिन सुनीता ने कभी आराम नहीं किया। कैसे करती? घर का काम कौन करता? उसने सोचा, आज क्या बनाऊं खाने में? रमेश को चावल पसंद है, पूजा को रोटी, आदित्य को कुछ भी चलता है, लेकिन वो खाता कम है। उसने सोचा, आदित्य क्यों इतना चिड़चिड़ा रहता है आजकल? कोई परेशानी है क्या ऑफिस में, या फिर कोई और बात? कल रात वो देर से आया था और उसकी आवाज़ में गुस्सा था। सुनीता ने पूछा था, बेटा खाना खाओगे? तो उसने कहा था, माँ तुम हर बात में टोकती हो, मैं बच्चा नहीं हूँ। सुनीता को बुरा लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था, बस चुप हो गई थी। अब वो याद कर रही थी, आदित्य छोटा था तो कितना प्यारा था, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था। माँ ये क्या है, माँ वो क्या है, हमेशा सवाल पूछता था और सुनीता हमेशा जवाब देती थी। लेकिन अब तो बात भी नहीं करता था ढंग से। सुनीता ने अपने आंसू पोंछे। रोना नहीं था, बस ऐसे ही आंखें भर आई थी। उसने खुद को समझाया, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, ये नॉर्मल है, लेकिन क्यों दर्द होता है फिर भी? दोपहर 1 बजे सुनीता ने खाना बनाना शुरू किया। आलू की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, वही रोज़ का खाना, लेकिन वो इसे प्यार से बनाती थी। हर रोज़ खाना बनाते समय उसका मन भटक गया। उसे याद आया, शादी के बाद पहली बार जब उसने खाना बनाया था तो जल गया था। रमेश ने कुछ नहीं कहा था, बस हंस दिए थे और कहा था, कोई बात नहीं, सीख जाओगी। और सीख गई थी सुनीता। 20 साल में इतना सीख गई थी कि अब वो आंखें बंद करके भी खाना बना सकती थी। लेकिन क्या किसी ने कभी तारीफ़ की थी? नहीं, ये काम तो माँ का होता है ना, इसमें तारीफ़ की क्या बात? सुनीता ने खाना बनाया, फिर अकेले ही खाया। धीरे धीरे आधा खाया, बाकी रख दिया। भूख नहीं थी। फिर वो लेट गई थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर। शाम 5 बजे पूजा घर आई, स्कूल बैग फेंका और सीधे पानी पीने चली गई। माँ चाय बना दो ना। हाँ बेटा, आ रही हूँ। सुनीता उठी, उसकी कमर अकड़ गई थी। उसने धीरे धीरे चलकर चाय बनाई। पूजा सोफे पर बैठी फ़ोन चला रही थी। पूजा फ़ोन बंद करो, आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ माँ, बस 2 मिनट। लेकिन वो 2 मिनट नहीं थे, वो आधे घंटे थे। सुनीता जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। चाय देकर वो रसोई में चली गई। शाम का खाना बनाना था। 6 बजे रमेश घर आए, थके हुए। उन्होंने बैग रखा, कुर्सी पर बैठ गए। सुनीता पानी। सुनीता ने पानी दिया। रमेश ने पिया, फिर बोले, आज दुकान पर बहुत भीड़ थी, थक गया हूँ। हाँ, नहा लो, फिर चाय पियो। हाँ। रमेश नहाने चले गए। सुनीता ने फिर से चाय बनाई। रोज़ का काम था, लेकिन आज थकान ज़्यादा महसूस हो रही थी। क्यों पता नहीं। 7 बजे पूजा तैयार होकर निकल गई मीरा के घर। सुनीता ने कहा, 8 बजे तक आ जाना। हाँ माँ। लेकिन सुनीता जानती थी वो 9 बजे आएगी या 9:30, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की है, थोड़ा खुश हो लेने दो। 8 बजे आदित्य घर आया। चेहरे पर थकान थी और कुछ और भी, परेशानी शायद। उसने सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुनीता ने सोचा, बुलाऊं खाने के लिए, लेकिन नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेने दो। लेकिन आधे घंटे बाद भी आदित्य बाहर नहीं आया। सुनीता ने दरवाज़ा खटखटाया। आदित्य, खाना खा लो। माँ भूख नहीं है। लेकिन बेटा, माँ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनीता रुक गई, फिर धीरे से वापस चली गई। रात 9 बजे रमेश और सुनीता ने साथ खाना खाया। दोनों चुप थे, बस खाने की आवाज़ थी, चम्मच और प्लेट की। रमेश ने पूछा,
आदित्य ने खाया? नहीं, वो कह रहा है भूख नहीं है। ऑफिस में काम का स्ट्रेस होगा। हाँ, लेकिन सुनीता को लग रहा था कि कुछ और है, कुछ जो आदित्य बता नहीं रहा। रात 10 बजे पूजा घर आई। सुनीता दरवाज़ा खोल रही थी, तभी माँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, खाना खाओगी? हाँ, भूख लग रही है। सुनीता ने पूजा के लिए खाना गर्म किया। पूजा खाते हुए अपनी दोस्तों के बारे में बात कर रही थी। केक कैसा था, गाने कैसे थे, कौन क्या पहन कर आया। सुनीता सुन रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। आदित्य के कमरे में वो अभी तक बाहर नहीं आया था। पूजा ने खाना ख़त्म किया, प्लेट धोई, फिर बोली, माँ मैं सो रही हूँ, गुड नाइट बेटा। रमेश भी सोने चले गए। सुनीता अकेली बची। उसने सोचा, आदित्य के लिए खाना रख दूँ या फ्रिज में रख दूँ। उसने खाना प्लेट में परोसा, ढक कर रख दिया। अगर रात को भूख लगे तो खा ले। फिर वो भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आई, बस करवट बदलती रही। रात 12 बजे सुनीता ने आवाज़ सुनी रसोई से। वो उठी धीरे से। आदित्य रसोई में था, खाना खा रहा था अकेले। अंधेरे में सुनीता ने लाइट जलाई। आदित्य चौंक गया। माँ तुम यहाँ? मुझे लगा कोई है। खाना खा रहे हो? हाँ, भूख लग गई थी। सुनीता पास आकर खड़ी हो गई। आदित्य ने खाना खाना जारी रखा, लेकिन वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। वो नीचे देख रहा था। बेटा सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? आदित्य ने प्लेट रख दी। उसने गहरी सांस ली। माँ कुछ नहीं, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आदित्य ने सुनीता को देखा। उसकी आंखों में कुछ था, दर्द, गुस्सा या फिर बस थकान। माँ तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी, बताओ तो। माँ प्लीज़, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। सुनीता चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। हाँ माँ। आदित्य ने प्लेट उठाई और धोने लगा। सुनीता वहीं खड़ी रही। फिर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। अगली सुबह भी वैसी ही थी। सुनीता 5 बजे उठी, चाय बनाई, बरामदे में बैठी, लेकिन आज उसका मन बहुत भारी था। वो सोच रही थी, कहाँ गलती हो गई मुझसे। उसे याद आया, आदित्य जब 10वीं क्लास में था तो उसके एग्ज़ाम के पहले बहुत घबराया हुआ था। सुनीता रात रात भर उसके साथ बैठी थी, पढ़ाई में मदद की थी, चाय बनाई थी, हिम्मत दी थी, और अब वो कहता है तुम नहीं समझोगी। सुनीता की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहने दिए। उसे याद आया, शादी के बाद जब वो इस घर में आई थी तो उसे कुछ नहीं आता था। खाना बनाना, घर संभालना सब सीखना पड़ा था। रमेश की माँ ने सिखाया था, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर छोटी गलती पर डांटती थी। सुनीता ने सब सहा बिना कुछ कहे, क्योंकि यही तो होता है ना, लड़की शादी के बाद सब सीखती है, सब सहती है, और जब बच्चे हुए तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए लगा दी। अपने लिए कुछ नहीं सोचा, कभी नहीं। लेकिन आज उसे लग रहा था, क्या ये सब बेकार था? नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। बच्चे उसकी ज़िंदगी है, उसकी खुशी है, बस थोड़ा वक्त लग रहा है, उन्हें समझ जाएंगे। सुनीता ने खुद को समझाया और रसोई में चली गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते, रोज़ का रूटीन, लेकिन घर में एक चुप्पी थी, एक भारीपन। आदित्य पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा। वो ऑफिस जाता, देर से आता, खाना खाता और सो जाता, किसी से बात नहीं करता। पूजा अपनी दुनिया में थी, दोस्त, कॉलेज, फ़ोन, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। रमेश हमेशा की तरह थे, शांत। दुकान, घर, खाना, सोना, उनकी ज़िंदगी सिंपल थी। लेकिन सुनीता महसूस कर रही थी कि कुछ टूट रहा है, धीरे धीरे, लेकिन टूट रहा है। एक दिन सुनीता ने सोचा, क्यों ना कुछ अलग करूं। आदित्य को खुश करने के लिए उसने उसकी पसंद का खाना बनाया, पनीर। आदित्य को पनीर बहुत पसंद था, बचपन में वो रोज़ मांगता था। शाम को जब आदित्य घर आया तो सुनीता ने कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए पनीर बनाया है। आदित्य ने देखा, फिर बोला, माँ मैं अब वेजिटेरियन नहीं रहा, मैं नॉन वेज खाने लगा हूँ। सुनीता रुक गई। क्या? हाँ माँ, ऑफिस में सब खाते हैं, मैंने भी ट्राई किया, अच्छा लगा, अब मैं रेगुलरली खाता हूँ। सुनीता को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया।
इस घर में कभी नॉन वेज नहीं बना, कभी नहीं। और आदित्य, लेकिन बेटा ये तो, माँ ये मेरी चॉइस है, प्लीज़ मुझे लेक्चर मत दो। आदित्य अपने कमरे में चला गया। सुनीता वहीं खड़ी रह गई, हाथ में पनीर की कटोरी जिसे उसने इतने प्यार से बनाया था। उसने कटोरी रख दी और चुपचाप रसोई में चली गई। उस रात खाने की मेज़ पर सन्नाटा था। पूजा ने पनीर खाया, रमेश ने भी, लेकिन आदित्य ने नहीं। रमेश ने पूछा, आदित्य तुम नहीं खाओगे? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाती रही, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी धीरे धीरे। एक हफ्ते बाद एक दिन सुनीता घर की सफाई कर रही थी आदित्य के कमरे में। उसने उससे पूछा था, बेटा मैं कमरा साफ कर दूं? और आदित्य ने कहा था, हाँ माँ, लेकिन मेरी चीज़ें मत छूना। सुनीता ने कमरा साफ किया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। फिर बेड के पास कुछ कागज़ पड़े हुए दिखे। उसने उठाने के लिए झुकी, लेकिन तभी एक लिफाफा गिर गया। उसमें से एक चिट्ठी निकल गई। सुनीता ने सोचा, ये क्या है? उसने चिट्ठी उठाई, पढ़ने के लिए नहीं, बस रखने के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र पहली लाइन पर पड़ी, डियर आदित्य, आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट वी नीड टू टॉक अबाउट अस। सुनीता रुक गई। ये किसका लेटर है? किसने लिखा है? उसने आगे पढ़ा बिना सोचे, आई अंडरस्टैंड योर फैमिली वुडंट एक्सेप्ट मी, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन and I know how much that matter to them. But Aditya, I love you and I thought you loved me too. But now you are avoiding my call, my message. You are running away. If you don't want to with me, at least tell me clearly. Don't leave me hanging like this. आयशा। सुनीता के हाथ से चिट्ठी छूट गई। आयशा एक लड़की आदित्य को प्यार करती है और वो किसी और धर्म की है। सुनीता को सब कुछ समझ आ गया। आदित्य इसलिए परेशान था, इसलिए चुप रहता था, इसलिए गुस्से में रहता था। उसने चिट्ठी उठाई, वापस लिफाफे में रखी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दिमाग घूम रहा था, क्या करूँ? रमेश को बताऊँ? नहीं, पहले आदित्य से बात करूँ, लेकिन कैसे कैसे पूछूँ? शाम को जब आदित्य घर आया तो सुनीता ने इंतज़ार किया। उसने खाना बनाया, सबको खिलाया। फिर जब सब सो गए तो वो आदित्य के कमरे में गई। आदित्य लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य ने ऊपर देखा। हाँ माँ, बोलो। सुनीता ने दरवाज़ा बंद किया, फिर पास आकर बैठ गई। बेटा, मुझे पता है तुम परेशान हो और मुझे पता है क्यों। आदित्य की आंखें फैल गई। क्या मतलब? सुनीता ने गहरी सांस ली। मुझे वो चिट्ठी मिल गई, आयशा की। आदित्य का चेहरा सफ़ेद हो गया। तुमने मेरी चीज़ें क्यों देखी? मैंने जानबूझकर नहीं देखा, वो गिर गई थी। माँ ये मेरी प्राइवेसी है। आदित्य खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ तेज़ थी। बेटा, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। समझना? तुम क्या समझोगी माँ? तुम्हें तो बस अपनी परंपराएं दिखती हैं, अपने धर्म दिखते हैं। तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं है बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, लेकिन ये क्या माँ गलत है? क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो हमारे धर्म की नहीं है। सुनीता चुप हो गई। वो नहीं जानती थी क्या कहे। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि ये बातें गलत थी। लेकिन आदित्य सामने खड़ा था, रो रहा था। माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम लोग कभी नहीं मानोगे और इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। खुश हो? आदित्य रोने लगा। सुनीता ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन आदित्य पीछे हट गया। प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनीता धीरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। वो गलियारे में खड़ी रही और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चुपचाप, ताकि किसी को आवाज़ ना आए। अगले दिन से घर का माहौल और भी बदल गया। आदित्य ने सुनीता से बात करना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। सुनीता ने कई बार कोशिश की, बेटा खाना खा लो, लेकिन जवाब नहीं मिला। रमेश ने नोटिस किया, क्या हुआ है? तुम दोनों में बात क्यों नहीं हो रही? सुनीता ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा मनमुटाव हो गया है। किस बात पर? बस ऐसे ही। रमेश ने ज़्यादा नहीं पूछा। उन्हें लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद आदित्य ने घर पर ऐलान किया, मुझे बेंगलोर ट्रांसफ़र हो रहा है। अगले महीने से मैं वहाँ रहूँगा। सुनीता का दिल बैठ गया। क्या? लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी अभी डिसाइड किया है, रमेश ने कहा।
लेकिन बेटा, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, वहाँ अकेले कैसे रहोगे? पापा, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, यहाँ मैं सफोकेट हो रहा हूँ। सुनीता ने कहना चाहा कुछ, लेकिन आदित्य की आंखों में वो दर्द देखा जो उसने दिया था और वो चुप हो गई। पूजा ने कहा, भैया तुम जा रहे हो, मुझे बहुत याद आओगे। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं आता रहूँगा, लेकिन सुनीता जानती थी वो नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। अगले महीने आदित्य चला गया, सामान पैक किया, टैक्सी बुलाई और चला गया। सुनीता ने उसे रोका नहीं, बस दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रही। आदित्य ने पैर छुए रमेश के, लेकिन जब सुनीता के पास आया तो उसने सिर्फ हाथ जोड़े, छुआ नहीं। सुनीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य चला गया, घर सन्नाटे में डूब गया। उस रात सुनीता सो नहीं पाई, वो बस आदित्य के कमरे में बैठी रही। उसका बेड, उसकी किताबें, उसकी तस्वीरें। उसने एक तस्वीर उठाई, आदित्य बचपन में मुस्कुरा रहा था, सुनीता उसे गोद में लिए हुए थी। कितना खुश था वो। और अब सुनीता ने तस्वीर सीने से लगा ली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। महीने गुजरने लगे। आदित्य ने कभी कभी फ़ोन किया, लेकिन बातें छोटी होती थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। खाना खा रहे हो? हाँ। कब आओगे? पता नहीं माँ, काम बहुत है। और फ़ोन कट जाता। सुनीता हर बार फ़ोन रखने के बाद रोती, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। पूजा की ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। उसने ग्रेजुएशन पूरी की, फिर एक जॉब मिल गई, अच्छी जॉब। वो खुश थी। रमेश भी ठीक थे, दुकान अच्छी चल रही थी। लेकिन सुनीता खाली महसूस कर रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया हो। एक दिन पूजा ने घर पर ऐलान किया, माँ पापा, मुझे कुछ बताना है। सुनीता और रमेश ने ध्यान से सुना। मुझे एक लड़का पसंद है, उसका नाम रोहन है, हम साथ काम करते हैं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सुनीता का दिल धड़क गया। फिर से कोई जा रहा है? रमेश ने पूछा। लड़का कैसा है? अच्छा है पापा, अच्छी जॉब है, अच्छे घर से है, हमारी ही कास्ट है। सुनीता ने राहत की सांस ली। कम से कम ये तो नहीं। ठीक है बेटा, हम उसके घर वालों से मिलेंगे। पूजा खुश हो गई। उसने माँ बाप को गले लगाया, लेकिन सुनीता के मन में एक डर था, पूजा भी चली जाएगी, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। 6 महीने बाद पूजा की शादी हो गई। बहुत अच्छी शादी हुई, सब खुश थे। आदित्य भी आया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। उसने सुनीता से ठीक से बात नहीं की, बस औपचारिकता निभाई। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल चली गई। घर फिर से खाली हो गया। अब सिर्फ सुनीता और रमेश बचे थे। एक दिन सुनीता को तेज बुखार आया। उसने इग्नोर किया, लेकिन बुखार बढ़ता गया। रमेश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर कुछ टेस्ट लिखे। टेस्ट करवा लीजिए, रिपोर्ट आने के बाद बताऊंगा। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रमेश को बुलाया। मुझे अफसोस है, लेकिन सुनीता को कैंसर है, 3री स्टेज। रमेश को लगा जैसे ज़मीन उनके पैरों तले से खिसक गई। क्या इलाज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है और बहुत खर्चा आएगा। रमेश ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, इलाज शुरू कीजिए। सुनीता को जब पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा, बस शांत रही। रमेश ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनीता जानती थी कुछ ठीक नहीं होगा। पूजा और आदित्य को खबर दी गई। पूजा तुरंत आ गई, लेकिन आदित्य ने कहा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। सुनीता को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी, बाल झड़ने लगे, वजन कम होने लगा। सुनीता कमज़ोर होती गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर रोज़ उठती, रमेश के लिए चाय बनाती, खाना बनाने की कोशिश करती। रमेश रोकते, सुनीता तुम आराम करो, मैं बना लूँगा। लेकिन सुनीता कहती, नहीं, मुझे करने दो, मुझे अच्छा लगता है। 3 महीने बाद आदित्य आया। जब उसने माँ को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुनीता बहुत कमज़ोर हो गई थी, बाल नहीं थे, चेहरा सूख गया था, लेकिन आँखों में अभी भी वही प्यार था। बेटा तुम आ गए। आदित्य रोने लगा। वो सुनीता के पास गया, उसके पैर छुए और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुनीता ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुम परेशान थे। नहीं माँ, मैं गलत था,
मैंने तुम्हें दुख दिया, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सुनीता मुस्कुराई। तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे बेटा, इसमें गलत क्या है? लेकिन माँ बस अब रो मत, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। आदित्य ने माँ को गले लगाया और देर तक रोता रहा। उस रात सुनीता, आदित्य और पूजा साथ बैठे थे। रमेश भी थे। सुनीता ने कहा, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। सब चुप हो गए। आदित्य, तुम आयशा से अभी भी बात करते हो? आदित्य चौंक गया। माँ, वो नहीं, मैंने उससे बात बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम लोग कभी नहीं मानोगे। सुनीता ने गहरी सांस ली। मैं गलत थी बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी को सबसे ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी सोच में अटकी रह गई। आदित्य की आंखें फैल गई। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि अगर तुम आयशा से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आदित्य रोने लगा। माँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, उसने मुझे माफ़ नहीं किया है, तो उससे माफ़ी मांग लो और उसे बता दो कि तुम्हारी माँ ने हाँ कर दी है। आदित्य ने सुनीता को गले लगाया। थैंक यू माँ, थैंक यू। सुनीता मुस्कुराई। बस एक वादा करो, खुश रहोगे और कभी कभी मुझे याद कर लेना। माँ, ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। अगले कुछ हफ्तों में सुनीता और कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। पूजा और आदित्य दोनों घर पर रुके। रमेश हर वक्त सुनीता के साथ रहते। एक दिन सुनीता ने रमेश से कहा, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ? रमेश रुक गए। क्या मतलब? 20 साल की शादी, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा। सुनीता, तुम्हारा कोई सपना है? तुम क्या करना चाहती हो? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था। मुझे पता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि औरत का कोई सपना नहीं होता, उसकी ज़िंदगी बस परिवार के लिए होती है। सुनीता, लेकिन तुम जानते हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें प्यार किया, बच्चों को प्यार किया और वो ही मेरी खुशी थी। तो फिर बस इतना कहना चाहती थी कि कभी कभी मुझे अकेला लगता था, जैसे मैं सिर्फ एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ। लेकिन सुनीता कहीं खो गई। रमेश ने सुनीता का हाथ पकड़ा। माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। एक सुबह सुनीता बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसने फिर भी उठने की कोशिश की। रमेश ने रोका। सुनीता, तुम लेटो, मैं चाय बना देता हूँ। नहीं, मुझे बनानी है, लेकिन प्लीज़। रमेश ने मदद की। सुनीता रसोई में गई। उसने चाय बनाई। धीरे धीरे, हर मूवमेंट दर्द दे रहा था, लेकिन उसने बनाई। फिर वो बरामदे में आकर बैठ गई। वही पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी, वही जगह जहाँ वो रोज़ सुबह बैठती थी। चाय का कप हाथ में। सूरज निकल रहा था। आसमान नारंगी हो रहा था। सुनीता ने चाय का घूंट लिया। गर्म थी, अच्छी थी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। रमेश पास आए। सुनीता, तुम ठीक हो? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत ठीक हूँ। बस थोड़ा सा थक गई हूँ, तो आराम कर लो। हाँ, अभी करूँगी। सुनीता ने फिर से चाय पी, धीरे धीरे, जैसे वो हर घूंट को महसूस कर रही हो। फिर उसने कप रख दिया और धीरे से बोली, रमेश, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो सो जाओ। हाँ। सुनीता ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होती गई। रमेश को कुछ देर बाद एहसास हुआ। उन्होंने सुनीता को हिलाया, सुनीता, सुनीता, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुनीता चली गई थी, शांति से, बिना किसी शोर के, जैसे वो पूरी जिंदगी रही थी। अंतिम संस्कार हुआ। बहुत लोग आए, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सब कह रहे थे, बहुत अच्छी महिला थी, बहुत सहनशील, बहुत प्यार करती थी। लेकिन आदित्य, पूजा और रमेश चुप थे। उन्हें पता था कि सुनीता कौन थी। वो सिर्फ एक अच्छी महिला नहीं थी, वो एक इंसान थी, जिसके सपने थे, जिसकी तकलीफ़ें थी, जिसने चुपचाप सब कुछ सहा, और अब वो नहीं थी। 3 महीने बाद आदित्य और आयशा की शादी हुई। छोटी सी शादी, लेकिन खुशी से भरी। आदित्य ने माँ की तस्वीर रखी थी और उससे कहा, माँ, तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम खुश हो। थैंक यू। पूजा भी अपने घर में खुश थी, लेकिन वो हर रोज़ माँ को याद करती। रमेश अकेले रह गए। दुकान पर जाते, घर आते, खाना खुद बनाते और हर शाम
बरामदे में बैठकर चाय पीते, वही प्लास्टिक की कुर्सी, वही जगह, और उन्हें लगता जैसे सुनीता अभी भी वहाँ है, चुपचाप मुस्कुराते हुए। 1 साल बाद की बात है। रमेश सुबह 5 बजे उठे। उन्होंने चाय बनाई सुनीता की रेसिपी से, अदरक, इलायची, तुलसी। फिर वो बरामदे में आकर बैठ गए। वही कुर्सी, वही जगह, चाय का कप हाथ में। सूरज अभी नहीं निकला था, अंधेरा था। रमेश ने चाय का घूंट लिया और बोले, सुनीता, तुम्हारी याद आती है बहुत। हवा चली, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। रमेश मुस्कुराए और चाय पीते रहे। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा, नई सुबह होने लगी, लेकिन सुनीता की कुर्सी हमेशा खाली रहेगी, हमेशा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट में अपनी भावनाएं ज़रूर बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।